हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जिसका चैप्टर 4 एक कहानी यह भी, इसका हम सारांश को आपको बताएंगे। इस स्टोरी का जो सारांश है उसको हम आपको बताएंगे। अगर आप इस सारांश को अच्छी तरह से सुन लोगे, और हम कॉपी में उस सारांश को लिखे भी हैं, अगर आप चाहें तो उसको कॉपी में लिख सकते हो, तो उस सारांश के बेस पर आप कोई भी प्रश्न का उत्तर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आप दे पाओगे। तो चलिए स्टोरी का सारांश को हम शुरू करते हैं। इस कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। उनकी प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु ये कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज ये उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब चलिए इस कहानी का सारांश को हम आपको बताते हैं। लेखिका बताती है, शुरुआत में हम इंदौर में रहा करते थे। लेखिका बता रही है कि शुरू में स्टार्टिंग में हम इंदौर में रहते थे। वहाँ हमारे पिता बड़े ही संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के साथ साथ वे समाज सेवा में भी जुड़े थे, लेकिन व्यवसाय में किसी अपने द्वारा धोखा दिए जाने पे वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और पैसे ना होने की वजह से वे घर कारोबार सब बेच के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से राजस्थान के अजमेर में आ बसे। अजमेर में उन्होंने बहुत से व्यवसाय किए, बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन नाकामी के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और वो व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानते थे, धीरे धीरे वो बहुत ही जिद्दी और क्रोधी हो गए। बिना बात के अपना गुस्सा लेखिका के माँ पर निकालने लगे, यानी लेखिकाओं लोगों के भी ऊपर और लेखिका के माँ के ऊपर भी अपना सारा गुस्सा निकालने लगे। लेखिका बताती है, हमारे परिवार में हमारे परिवार में हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से हम 3 बहनें और 2 भाई थे। इन 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी और लेखिका बताती है, जब वो 7 साल की थी तभी उनकी सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई और वो उस समय इतनी छोटी थी कि उन्हें तो याद भी नहीं है कि उनकी बड़ी दीदी की शादी कब हुई थी। यानी लेखिका की जब बड़ी बहन जो थी उसकी जब शादी हुई थी तब लेखिका बहुत ही छोटी थी।
उनको याद भी नहीं है कि उनकी दीदी की शादी कब हुई थी। लेखिका बताती है, बड़ी बहन के बाद हमारे 2 भाई थे। सबसे पहले बड़ी बहन, उसके बाद 2 भाई और फिर उसके नीचे 2 बहनें। जो पढ़ने के लिए, दोनों भाई जो थे वो पढ़ने के लिए शहर चले गए थे। अब घर में बची 2 बहनें, क्योंकि बड़ी दीदी का शादी हो गया। 2 भाई जो थे वे भी पढ़ने के लिए चल गए। अब बचे 2 भाई, 2 बहनें। अब घर में बची 2 बहनें, एक तो लेखिका और दूसरी उनकी बड़ी बहन सुशीला। लेखिका बताती है, बचपन में वो बहुत ही काली थी। लेखिका खुद बता रही है कि लेखिका जो है वो बचपन में बहुत काली थी और उनकी बड़ी बहन सुशीला लेखिका के मुकाबले बहुत ही गोरी थी, जिस कारण उनके पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाते थे। लेखिका बताती है, इस हीन भावना कहीं न कहीं उनके दिल में कुछ बड़ा कर दिखाने की, बड़ा बनने की लगन उत्पन्न की। यानी वो काली होने के चलते उसके पिताजी जो थे उनसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, उनको हीन भावना से देखा जाता था और इसी के लिए उनके मन में ये चीज़ आ गया था कि उनको कुछ करके दिखाना है, अच्छा कुछ करके दिखाना है। स्कूल के उन दिनों में उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, परंतु इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उनकी बड़ी बहन सुशीला की भी शादी हो गई तो अब लेखिका 5 भाई बहन में घर में बिल्कुल अकेली थी। अब सबसे पहले बड़ी बहन का शादी हुआ और 2 भाई शहर में पढ़ने चल गए। उसके बाद बची 2 बहनें, लेखिका और उनकी बड़ी बहन सुशीला। अब जब सुशीला का भी शादी हो गया तो अब घर में बिल्कुल अकेले रह गई लेखिका। और जब लेखिका अकेली हो गई तो फिर उनके पिता का ध्यान आखिरकार लेखिका पर केंद्रित हुआ। अब तो घर में कोई नहीं है, खाली मम्मी पापा और लेखिका। तो अब पूरा ध्यान किसके तरफ चले गया? लेखिका के ऊपर। पिता ने लेखिका को समझाया कि रसोई में समय खराब मत करना, और उन्होंने ही देश दुनिया के हाल को जानने के लिए प्रेरित किया। लेखिका को उनके पिताजी ने कहा कि किचन में यानी रसोई घर में अपना समय को मत बिताओ, और उन्होंने पूरा दुनिया के हाल चाल के बारे में जानने के लिए लेखिका को प्रेरित किए। लेखिका के पिता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो उनके घर में अक्सर राजनीति यानी कांग्रेस के पार्टी के लोग आया करते थे। लेखिका उनकी बातें छुप छुप कर सुना करती थी। जो भी उनमें बात होता था वे सब लेखिका सुनती थी। लेखिका के पिता उन्हें भी बहस में बैठाते और उन्हें भी बात रखने को प्रोत्साहित करते। इससे उनके अंदर भी धीरे धीरे देश प्रेम की या तो फिर देशभक्ति की भावना जागने लगे। सन 1945 में जब उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया तो उनकी हिंदी प्रोफेसर शीला अग्रवाल ने लेखिका के मन में न सिर्फ हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि देश के लिए कुछ कर जाने की प्रेरणा जगाई। सन 1945 से 46 के बीच में जब देश के कोने कोने में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह चल रही थी, यानी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह चल रहे थे, तब लेखिका ने भी घर से बाहर निकलकर देश सेवा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। तो इस दौरान यानी 1946 से 1947 में जब देश के कोने कोने में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह चल रहे थे, तब लेखिका ने भी घर से बाहर निकलकर देश के सेवा के लिए अपना योगदान दी। वो हड़ताल, जुलूस और
भाषणों में भी भाग देने लगी और धीरे धीरे उन्हें देख कॉलेजों के छात्राएं उनसे प्रभावित होने लगे और वे भी हड़ताल और जुलूसों में हिस्सा लेने लगे। और इसे देख कॉलेज के प्रिंसिपल को रहा रहा नहीं गया और प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाकर शिकायत की और कहा कि वो एक भी वजह बता दे कि वो उन्हें कॉलेज से ना निकाले। एक भी ऐसी वजह बता दे कि लेखिका को कॉलेज से ना निकाला जाए। वे सिर्फ हड़ताल, जुलूस और भाषणों में हिस्सा नहीं बल्कि दूसरे छात्रों को भी भड़काते हैं। अब उनकी ये हालात हो गई है कि उनके एक इशारे से सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं। कॉलेज में वो भाषण देती और हड़ताल मचाते और अगर वो एक इशारा करते तो सारे विद्यार्थियां उनके इशारे पर निकल जाते थे। अब उनकी ये हालात हो गई है कि उनकी एक इशारे से सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं। यह सुनकर लेखिका के पिता क्रोधित होने के बजाय खुश हो गए और उन्होंने कहा, हमारे देश को आजाद करने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। इसे सुन प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कह पाए और लेखिका के पिता गर्व से सीना चौड़ा करके कॉलेज से वापस आ गए। लेकिन एक बार की बात है, जब लेखिका अजमेर के एक चौराहे में भाषण दे रही थी, तब उनके पिता के एक दोस्त ने सुन लिया और घर आकर उनके पिता के कान भरने चालू कर दिए और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी को मान मर्यादा कुछ लिहाज है या नहीं? लड़की होने के बावजूद भी सारे समाज के सामने ऐसे भाषण देना, लड़कियों के साथ रैलियां करना, जुलूस निकालना भला शोभा देता है? शोभा देता है क्या? ये सारी बातें सुन लेखिका के पिता आग बबूला हो गए। लेकिन लेखिका के घर पहुंचने से पहले उनके प्रिय मित्र यानी उनके पिताजी के प्रिय मित्र घर पहुंच चुके थे और उन्होंने लेखिका की बड़ी तारीफें की और कहा, मैं अभी तुम्हारी बेटी का भाषण सुन के आ रहा हूँ। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पर। अपने दोस्त से अपनी बेटी की तारीफें सुनकर उनका मन शांत हो गया। जब लेखिका घर पहुंची तब उनकी माँ जब सारी बात बताई तो वो तो डर ही गई थी। अगर उनके पिता के प्रिय मित्र नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। सन 1947 में मई के महीने में कॉलेज ने लेखिका को और 2-3 लड़कियों को भर्ती लेने में इनकार कर दिया और शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया। तब लेखिका और बाकी सारे विद्यार्थियों ने बाहर हुड़दंग मचा दिया और आखिरकार कॉलेज को उन्हें प्रवेश देना ही पड़ा। लेखिका बताती है, लेकिन ये खुशी कुछ भी नहीं थी देश की आज़ादी के सामने। तो बच्चों, यहीं पर एक कहानी ये भी इसका सारांश खत्म होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पूरा समझ में आ गया है। तो अब आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें।
और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई की जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपका पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।